नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा सामाजिक मुद्दा लेकर आए जिस पर समाज में चर्चा, चिंतन और मंथन होने की आवश्यकता है। मुद्दा है दहेज से जुड़ा हुआ, जो कि हमारे इस देश में कभी भी ऐसी प्रथा नहीं थी, लेकिन 1200 साल की गुलामी में यहाँ पर कुछ ऐसे प्रथाओं को जन्म दिया जिसने इस समाज के पहचान को ही कलंकित कर दिया। ऐसे ही उसमें से एक प्रथा है और वो रिवाज भी बन गई, वो है दहेज। और वो दहेज पर लगाम लगाने के लिए जो कानून आया, वो कानून तो आतंकवाद पैदा करने वाला निकला। और महिलाओं को बचाने के लिए आए हुए कानून में एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं अरेस्ट होने लगी। 21 मिनट में एक महिला अरेस्ट होने लगी और ये नौबत आई कि कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को उस पर कमेंट करना पड़ा कि आखिर ये कानून आया किस लिए है। अगर महिला ही महिलाओं का प्रताड़न कर रही है तो आखिर इस पर पुनर्विचार होने की आवश्यकता है। आज हम आपके सामने इस मुद्दे को इसलिए ला रहे हैं कि हम चाहते हैं कि समाज इस पर चर्चा करे। हम जानना चाहते हैं कि समाज इस पर क्या सोचता है। कोर्ट के सामने कुछ वकीलों ने दलीलें दी, सुप्रीम कोर्ट के एक जज को कुछ भावना जागी और उन्होंने ये कहा है या समाज इस विषय पर कुछ बोलना चाहता है। ध्यान रहे कि हम एक ऐसे प्रथा के खिलाफ बोल रहे हैं जो भारत के मनुष्य जाति के पहचान के लिए कलंक है। ऐसे दहेज प्रथा के विरुद्ध बोलना भी जरूरी है, लेकिन उसके बचाव के लिए जो हथियार लाया गया, उसके दुरुपयोग के खिलाफ भी बोलना उतना ही जरूरी। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले मुद्दे को देख लेते हैं। अपने आप को यूरोप का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बताने वाला ये दहेज का लोभी अपराधी बस कुछ ही देर में कोर्ट के बाहर होगा। सर, एक सवाल सर, आपने जो ये इल्जाम लगाया गया है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, सही है? ये मेरी हथकड़ियाँ खोल दीजिए। देखिए मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, ये खोल दीजिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं नहीं, आप इस तरह मेरी तस्वीरें मत कीजिए प्लीज। देखिए मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मुझे इस देश से बहुत प्यार है। आप चाहे तो आप मेरी बहू से पूछ सकते हैं। मैंने कोई दहेज नहीं लिया, वाकई मैंने कोई दहेज। वो देखिए मेरी गाड़ी है, 2 करोड़ की है, 2 करोड़ रुपए की है। तो क्या 10 लाख के लिए मैं ऐसी घिनौनी हरकत करूंगा? ना प्लीज आप मेरी तस्वीरें मत कीजिए। यूरोप में, इंग्लैंड में लोग देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो सब कुछ है मेरा। मैं तो यहाँ अपने देश में मिट्टी खींच लाई थी। मुझे यहाँ की खुशबू। माना विदेश में सब कुछ मिला है, देश तो प्यारा अपना है। फिल्म के इस सीन में साफ दिखाया गया है कि दहेज का दानव किस तरह निर्दोष लोगों का जीवन भी तबाह कर रहा है। ससुराल पक्ष के हाथों महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए ही साल 1983 में भारतीय दंड संहिता में धारा 498 ए जोड़ी गई थी। पिछले दशकों को महिलाओं को इससे राहत तो जरूर मिली है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी बेहद चौंकाने वाला है। देश में दहेज कानून की आड़ में निर्दोषों को जेल भिजवाने के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। पति या ससुराल पक्ष से विवाद होने की स्थिति में बहुत सी महिलाएं सभी रिश्तेदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती हैं। अधिकतर मामलों में पुलिस आरोपों की सत्यता की जांच के बिना ही महिला की ओर से नामजद अभियुक्तों को सबसे पहले गिरफ्तार करती है और बाद में आगे की कार्रवाई करती है। लंबे समय से इस गड़बड़ी को दूर करने की मांग की जा रही है। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी व्यवस्था दी है जिससे दहेज कानून को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। पंजाब के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा। दहेज हत्या के मामलों में पति के उन रिश्तेदारों के खिलाफ ही मामला बन सकता है जो रक्त संबंधी, गोद दिए गए या फिर शादी के रिश्तों में आते हों। दहेज हत्या यानी धारा 304 के मामले में पति के रिश्तेदारों की जो व्याख्या है, उसके तहत रक्त संबंध, गोद और शादी के रिश्ते से मतलब है और इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे मामलों में ऐसे लोगों के खिलाफ मामला नहीं बन सकता। दहेज विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था से पहले दर्जनों मामले इसके दुरुपयोग को लेकर सामने आते रहते हैं। इस कानून के तहत अब तक करीब 1.5 लाख से ज्यादा औरतों को झूठे आरोपों में फंसाया जा चुका है। दहेज विरोधी कानून के अंतर्गत गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं।
लेकिन केवल 2% मामलों में ही सजा होती है। दिलचस्प बात यह है कि अब महिलाएं ही इन कानूनों का विरोध करने लगी हैं। ऐसे कई केस हैं जब बहू ने सास, ननद और घर की अन्य महिलाओं पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें जेल पहुंचा दिया। दिल्ली के एक महिला थाने की इंचार्ज ने मीडिया को बताया था कि ऐसे 99% मामले झूठे होते हैं। इस कानून के पीड़ित लोगों की आवाज सुनने के लिए कोई भी मंच नहीं है। ऐसे पीड़ितों ने अपने पत्नी पीड़ित संघ बना रखे हैं। पहले ऐसे संघ दिल्ली और हरियाणा में ही ज्यादा दिखते थे, लेकिन अब दक्षिण भारत से भी पीड़ित पतियों की आवाज मुखर होने लगी है। ऐसे ही एक मामले में जस्टिस चंद्रमौली कुमार और जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की खंडपीठ ने कहा, संघीय और गैर जमानती धारा होने के कारण असंतुष्ट पत्नियां इसका इस्तेमाल रक्षा कवच के बजाय हथियार के तौर पर कर रही हैं। अदालत ने इस तथ्य की तरफ इशारा किया कि साल 2012 में इस धारा के तहत गिरफ्तार होने वाले लोगों में 1/4 महिलाएं थीं, जिनमें से अधिकतर आरोपी पतियों की बहनें और माएं थीं। अदालत ने कहा, हम मानते हैं कि कोई भी गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि ये धारा संघीय और गैर जमानती है। पुलिस को भी अपनी रूढ़ी मानसिकता से निकलना होगा। तो कोर्ट के इस फैसले के बाद दहेज विरोधी मामलों में पुलिस संवेदनशीलता और सतर्कता से जांच करेगी। दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी का कारण भी पुलिस को कोर्ट के सामने बताना होगा। मजिस्ट्रेट इसके गुण दोष के आधार पर फैसला करेंगे। नई व्यवस्था के बाद कई लोग आशंका जता रहे हैं कि अब दहेज कानून निरर्थक हो जाएगा, लेकिन कानून के जानकारों का मानना है कि ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कानून की मूल भावना जस की तस है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। वंदे मातरम। सुरेश जी, मैं महेश चावला बोल रहा हूँ केशवपुरम से। हाँ। तो ये दहेज के कानून और ये जो बनते हैं, इसके अंदर कितनी खराबी या कितना जो है तोड़पन आ जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि हमें जो है समाज को जो है पहले स्वच्छ रखना पड़ेगा। यदि हमारा समाज स्वच्छ रहेगा तो ऐसा दहेज का कानून को बनाने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा जो है, जितना हम कानून बनाएंगे उतना उसके ऊपर अपराध होगा, अपराध पे फिर कानून बनेगा, कानून पे फिर अपराध होगा। तो इस तरह से हमें समाज को ही जागरूक करने की जरूरत है। सुरेश जी धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। दहेज प्रथा क्या कानून है? देखो, जैसे रेप का केस बन गया, इस पर भी दुरुपयोग होने लगा। कानून तो अच्छा बनता है, कानून को हम समर्थन करते हैं, लेकिन कानून जब गलत चलने लगता है तब तकलीफ की बात आने लगती है। इस करके हर कानून के अंदर इसी तरह होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करने के बाद केस बना के अंदर ठोक देते हैं, तो वही जो है महिलाएं के ऊपर उत्साह हो जाती है। इस करके आपके चैनल के द्वारा हम इस चीज का स्वागत करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। वैसे तो कोई भी एक कानून बनाया जाता है उन लोगों को हितों के लिए, उनके फायदे के लिए, उनके शोषण को रोकने के लिए, उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को कम करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से अच्छे लोगों को फायदा हो उसके पहले बुरे लोग उसका फायदा ज्यादा उठाते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। दहेज के लिए ऐसा है कि लगभग हर प्रदेश में, हर जिले में, हर तहसील में लोग इतने प्रताड़ित हैं जिसको कुछ बताया नहीं जा सकता। इस कानून में जो अभी संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें भी अभी जरूरत है, गुंजाइश बहुत ज्यादा है। इसको पूर्णतः बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं हो तो कम से कम बारीकी से विवेचना हो, तब गिरफ्तारी हो इसकी। धन्यवाद। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम सब मिलकर हमको ये सोचना है कि इस देश की कभी भी जिस देश की परंपरा नहीं रहा ऐसा दुर्गुण जो हमारे पास आया है उसको अगर हम कानून से, कड़े कानून से ना बांधे तो भी वो नुकसान करता है, और कड़े कानून से बांधे तो भी वो नुकसान करता है। आखिर करे तो क्या करे। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, मेरा ये कहना है कि जो आज जो कानून था उस कानून, हेलो बोलते रहिए आप। हाँ, ये जो कानून था उससे, ये कानून के मुताबिक जो गलत इस्तेमाल होता था तो उससे इस्तेमाल के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो चुकादा दिया है वो इतना बढ़िया है कि उससे बहुत लोगों को थोड़ी राहत भी मिलेगी
और जो खोटे लोग थे वो उससे अंदर नहीं आएंगे, और जो अपना कोर्ट का जो वो था कि केसों का भरावा हो जाता था तो उसको भी थोड़ा कम हो जाएगा, मेरा मानना है। धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े। हम कहेंगे नए नए तर्कों के साथ, कुछ उदाहरणों के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हम विषय को ज्यादा न्याय दे पाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर मैं 498 का कोई विक्टिम रह चुका हूँ। हाँ सर इसमें कैसे क्या सुधार हो सकता है? मेरे को अरेस्ट कर लिया गया था बिना किसी कारण के। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ये आपके कानून में ऐसा कुछ होगा कि मेरे को अब इससे निजात मिल सके? चार्जशीट अब तक दाखिल नहीं हुई कोर्ट में। थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे, क्योंकि आप खुद विक्टिम हैं तो शायद जो हमारे दर्शक है वो ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे, समझ पाएंगे। सर वाइफ ने यहाँ राजी खुशी उसके घर वाले ले गए थे, उसके बाद उन्होंने केस कर दिया। हाँ। केस करने के बाद उन्होंने थाने में बुलाया कि जो आपके FIR हो गई है। हाँ। कोर्ट ने ऑर्डर करा कि आप इनका सामान दो। सामान भी वो नहीं उठा रहे थे, हम जबरदस्ती थाने में रख के आए। थाने में वो सामान ले जाने से मना कर दिया कि हमारा सामान नहीं है, फिर भी उन्होंने कैश उनका सामान ले गया अपना। और कहते हैं केस खत्म जब करेंगे जब 25 लाख रुपए दोगे, नहीं तो तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे। अब 498, 406 मेंटेनेंस, पता नहीं कितने कितने धाराएं मुझ पर लगा के मेरे को अरेस्टमेंट किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा सर कानून बने जो। बिल्कुल, धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष विक्टिम ही, प्रत्यक्ष प्रभावित एक व्यक्ति ही यहाँ पर कॉल करके अपनी बात को बता रहे हैं। कोर्ट ने अभी कोई नई व्यवस्था नहीं दी, लेकिन कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है और कोर्ट ने ये कहा है कि ये नॉन बेलेबल वारंट है। इसका मतलब ये नहीं कि हर FIR पर जिनके भी नाम लिखे आप उनको अरेस्ट करो, वो सचमुच में उसमें सम्मिलित है या नहीं है इसकी भी पड़ताल नहीं करना जरूरी है। और उसके बाद अब इस व्यवस्था के तहत पुलिस को, कोर्ट को ये बताना होगा कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करना ही क्यों जरूरी है। उसके बाद कोर्ट उस विषय पर डिसीजन देगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जी बोलिए। हेलो। हाँ। 498 में जो ये कानून बना है ये 95% ये AK-47 का रूप लिया है। 5% केवल असलियत है इसमें और 95% लोग जेलों में सड़ रहे हैं। 1 लाख नाम तो मेरे पास है केवल बनारस और इलाहाबाद का। ओहो। 1 लाख हमने जो है लिस्ट तैयार की है। हाँ। और इसकी असलियत हमने जो है अपने स्तर से जब देखा हाँ। तो 95%। क्या करते हैं आप? हेलो, आप क्या करते हैं? हमारा बिजनेस है। हाँ, तो आप इस विषय में कोई अभियान चला रहे हैं या आंकड़े जुटा रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? और बिजनेस है हमारा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने अपने अगल बगल जब झांका, हमने अपने बनारस में और इलाहाबाद में जब मैंने देखा, मेरा कोई अभियान नहीं है, लेकिन इससे हम 2-4 मित्र मेरे मरमाहत हुए और उसकी स्थिति परिस्थिति देख करके हमने ये आकलन किया कि 95% इसका एकदम दुरुपयोग हो रहा है। 5% धन्यवाद। हालांकि आप इतना आकलन करने के बावजूद भी कह रहे हैं कि 5% सही उपयोग हो रहा है, 95% इसका गलत उपयोग हो रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इसका 98% दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि 2% लोगों को केवल सजा हो रही है। 98% वो लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया, जिनको हथकड़ी लगाई गई, जिनको जेल में रखा गया, जिनके खिलाफ समाचार चले, चैनलों में, पेपरों में उनके फोटो आए, उनका डिटेल आया, उनकी इज्जत का बलात्कार हुआ। और उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद उस औरत ने, जिसने एक केस किया था, उसने कुछ पैसे लेकर इस मामले को रफा दफा कर दिया, या नहीं भी किया तो भी कोर्ट में वो इस मसले को साबित नहीं कर पाई और उसके बाद ये बाइज्जत बरी हुए। लेकिन इतने लंबे समय तक जो मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, लौकिक इनकी जो प्रताड़ना हुई, जो नुकसान हुआ, इसका जिम्मेवार या उसके नुकसान भरपाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। मेरी शादी हो गई, दहेज के लिए पैसे मांग रहे हैं। हाँ, समझ गए? हाँ हाँ,
हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, 1 लाख डिमांड रखा है। किसने? क्या क्या किया जाए, इसका कुछ संभव है? नहीं, किसने डिमांड रखा है? चलिए हम अगले कॉलर के पास चलते। कॉलर को कहेंगे कि अपनी बात को ठीक से और डिटेल से बताएं। अगले कॉलर। हेलो, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है आपको? मुझे ये कहना है कि ये जो दहेज कानून कितने साल तक चलता है? इसमें आज भी मैं 17-18 साल शादी को हो गया, आज भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो ये जो कानून बनाया बिल्कुल सही बनाया, और बल्कि इससे ज्यादा और अच्छा बनना चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो कानून आज है ये और सख्त होना चाहिए? हाँ, वो सख्त। लेडीज को मिसयूज कर रही है ना, दुरुपयोग कर रही है, वो उसको खत्म करा जाए, बल्कि दहेज कानून खत्म ही कर दिया जाए। मतलब आपका कहना है कि जो कानून वर्तमान में जिसके खिलाफ कोर्ट ने बोला है उसको खत्म करना चाहिए? नहीं, जो दहेज कानून ही खत्म कर दिया, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके आड़ में बहुत मिसयूज किया जा रहा है। धन्यवाद। हम यही कह रहे हैं, आंकड़ों के साथ, अपने उदाहरणों के साथ या अपने आसपास की घटनाओं के आधार पर अगर आप जानकारी देंगे तो शायद हम ज़्यादा अच्छी तरीके से बात को समझेंगे। हम कारणों पर भी नजर डालना चाहते हैं, परिणाम और उपाय के साथ हम इस कार्यक्रम को आपके सामने लेके जाएंगे, लेकिन कारणों के पहले नजर डालते हैं एक कॉलर क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार सर। क्या कहना है आपको? सर ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक कानून का इस पूरे देश में मिसयूज हो रहा है। हाँ बिल्कुल। चाहे वो मर्डर हो, चाहे कुछ भी हो, आपका हर एक कानून का मिसयूज हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उस कानून को चेंज कर दिया जाए। तो आपने ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, मैं इसके बिल्कुल ही पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि एक लड़की जब दूसरे घर जाती है तो उस पर हर तरह का अत्याचार किया जाता है, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे उसकी ननंद हो, चाहे उसकी भाभी हो। तो उस तरह के कानून को हमेशा पुलिस के हाथ में ही बात रहती थी। तो अब पुलिस को एक नया बहाना मिल जाएगा गिरफ्तारी ना करने का। पहले भी पुलिस लड़की वालों को ही परेशान करती थी, पैसे की मांग की जाती थी, लेकिन अभी भी उनको एक नया बहाना मिल जाएगा, गिरफ्तारी नहीं करनी है। तो ये आपने ये तो देख लिया कि ये मिसयूज हो रहा था। बिल्कुल। आपने जो बात कही, मैं इस कार्यक्रम के सबसे शुरू में ही मैंने शुरुआत यहाँ से की कि दहेज प्रताड़ना आज भी होती है, महिलाएं प्रताड़ित आज भी की जाती है। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 98% मामले इस देश में लगातार गलत साबित हो रहे। ऐसे में 2% मामलों के लिए 98% लोगों का शोषण, इस विषय का कोई समाधान होना चाहिए। ये कानून खत्म कर दिया जाए, ये समाधान तो मुझे भी नहीं दिखता, क्योंकि ऐसे समाधान से उन लोगों का क्या जो इसके विक्टिम है, जिनके ऊपर सचमुच में अत्याचार हो रहा है, जिनसे दहेज मांगा जा रहा है, जिनके घर में साधारण व्यक्ति भी आकर उस बिचारी महिला को लात मार के जाता है, न जाने क्या क्या करता है, और फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो दहेज के भूख को, उस लालच को, उस हवस को नहीं पूरा कर सकती। कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या कारण है, देख लीजिए। कानून का दुरुपयोग। दहेज कानून के दुरुपयोग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो हो या अदालतों के फैसले, साफ है कि बड़ी संख्या में दहेज कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इससे असल में दहेज पीड़ित महिलाओं को भी शक की नजर से देखा जाता है और उनको इंसाफ मिलने में देरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इशारा किया है कि साल 2012 में इस दहेज कानून के तहत गिरफ्तार होने वाले लोगों में 1/4 महिलाएं थी, जिनमें से अधिकतर आरोपी पतियों की बहनें और माएं थी। पारिवारिक कलह। दहेज कानून के दुरुपयोग के कारण मामूली तनातनी भी बड़ी कलह का रूप ले लेती है। छोटे मोटे झगड़ों में भी महिलाएं दहेज कानून का इस्तेमाल करने लगी हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जब पति या सास ससुर ने किसी अच्छी बात पर भी जोर दिया हो जो उस महिला को गलत लगी, तो उसने दहेज कानून में फंसवा दिया। गलत सलाह। दहेज कानून के दुरुपयोग की एक बड़ी वजह मायके के लोगों और दूर के रिश्तेदारों की गलत सलाह भी है। कई बार छोटे मोटे झगड़ों में ही महिला को दहेज कानून में फंसाने की सलाह दे दी जाती है, जिससे ससुराल वाले बेवजह ही जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं।
जो कई कारण और ध्यान में आया है जिसके कारण कि महिला इस स्टेज पर जाती है, उनमें यह भी पाया गया है कि कुछ लोगों के विवाह पूर्व जो संबंध होते हैं, जो अफेयर होते हैं, वो होते हुए भी घर वाले ज़बरदस्ती कहीं पर शादी करवा देते हैं। फिर वो दिल एक जगह पर, शरीर एक जगह पर, और ये लगता है कि यहाँ से छुटकारा पाकर वापस जाना चाहिए, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। ऐसे केस में भी बाहर निकलने का बहाना दहेज होता है, और ये भी एक बड़ा कारण, अनैतिकता के कारण भी शादियां टूट रही हैं। अगले कॉलर। हेलो, बोलिए। हेलो, हेलो, कहिए। हेलो सर, नमस्कार। मैं जींद हरियाणा से रविंद्र शर्मा। हाँ सर, मैं ये चाहता हूँ, जैसे ये औरतें केस करती हैं, तो क्या इनके अपोजिट, मतलब हम भी केस कर सकते हैं? जो निर्दोष लोगों को फंसाते हैं उनके अपोजिट भी तो ऐसा एक बनाना चाहिए सिस्टम के उनके खिलाफ भी केस कर सके हम। बिल्कुल अच्छी सलाह है, और इस विषय पर माननीय न्यायालय ने जरूर सोचना चाहिए कि अगर कोई केस करे और वो साबित नहीं कर पाए, उनके केस करने के कारण उसकी जेल हुई, उसकी सलाह के पीछे उसको रहना पड़ा, उसकी बदनामी हुई, और आगे वो निर्दोष छूटे और उस महिला पर भी कोई एक्शन नहीं हुई, तो इसका भय कैसे रहेगा? ये कानून रहे, लेकिन इस स्कॉलर की ये सलाह अच्छी है कि इस कानून में ये प्रावधान जरूर जोड़ा जाए कि झूठी केस करने वाली व्यक्ति पर भी कार्रवाई होगी। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। ये जो धारा 491 और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, बिल्कुल अच्छा दिया है, जिससे पुरुषों की इज्जत बच रही है। और इसी तरीके से हमारा माध्यम इसके टीवी के माध्यम से ये है कि 376 में भी जो गैंग रेप बता के बड़े बड़े लोगों को फंसाया जा रहा है, उससे निजात मिला है। ये हमारी राय है। धन्यवाद। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं दहेज विषय को लेकर। दहेज के दोनों पहलू हम आपके सामने ला रहे हैं कि दहेज प्रथा गलत है और उसके खिलाफ कोई सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन एक कानून अगर सख्त रखा जाता है तो उसका दुष्परिणाम पिछले कुछ सालों में हम देख चुके हैं, और महिला ज़्यादा संख्या में प्रताड़ित और हो रही है। कई कॉलर अपनी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया, राय, सुझाव यहाँ पर दे रहे। आप भी पीछे मत रहिए, क्योंकि ऐसे सामाजिक मुद्दे पर हमको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यह आपसे, हमसे, हमारे कल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। अंशु भार्गव बोल रहा हूँ ब्लूमिंगटन, अमेरिका से। मैं पहले तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, शायद किसी कॉलर ने पहले कहा कि इन कानूनों से दुरुपयोग नहीं हो रहा है। इनको थोड़ा दुनिया में देखने की जरूरत है, आंखें खोलें। कानून से दिक्कतें हैं, यह स्पष्ट है। दहेज प्रथा एक बुराई है, हम सब मानते हैं, इसका कोई समर्थन नहीं करता है। ये कमियां आई हमारे समाज में इसलिए हैं क्योंकि जो त्याग की परंपरा भारतीय विवाह में होती थी उसको नष्ट किया गया है, और हमारे अज्ञान से हमने भी नष्ट किया है। षड्यंत्रकारी शक्तियों ने हमारे विवाह को भी इस्लामिक और क्रिश्चियन मैरिज की तरह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का रूप देने की कोशिश की है, जिसमें पति अपना फायदा और पत्नी अपना फायदा इस तरीके से विवाह को देखते हैं कि एक संबंध सिर्फ फायदे और नुकसान का है, जबकि भारतीय विवाह का मूलभूत आधार ये नहीं है। जब तक हम इस कमी को दूर नहीं करेंगे और अधिकार से बाहर नहीं आएंगे, षड्यंत्रकारी शक्तियां हमारे विवाह और धर्म संस्कृति को दिक्कत देते रहेंगे। कानून को निश्चित रूप से कोर्ट को देखना चाहिए, पर कानून जो है लोगों को डराने के लिए होता है, उनमें सुधार करने के लिए नहीं होता। इस बात के अंतर को समझना लोगों की शक्ति के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। वाह, इन्होंने एक अलग पहलू दिया है। हालांकि इसको मैं कार्यक्रम के आखिर में देना चाहता था, लेकिन कॉलर ने शुरुआत की है। हमें हमारे संस्कार, हमारे यहाँ के बुजुर्ग, हमारे यहाँ की परंपराएं, हमारी धर्म की मान्यताएं और बहू को बेटी के समान देखने का दृष्टिकोण ये लाना भी क्यों ज़रूरी नहीं है? क्यों नहीं इस देश के वो तमाम गुरु, वो कथावाचक,
वो संत अपने भक्तों में ये संदेश दे कि वो दहेज नहीं लेंगे, या जिनके घर में बहू को प्रताड़ित किया जाता है वो किसी भगवान के पास आशीर्वाद मांगने के लायक नहीं बचता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं हरियाणा शाहपुर से बोल रहा हूँ। हाँ। जो पुलिस आपके केस जो धारा की भर्तों करती है वो आदमी की सुनती नहीं है, वो धारा लगाई देती है। क्यों लगा देती है? ऐसा उसको धारा नहीं लगानी चाहिए, उसकी तफ्तीश करनी चाहिए। हेलो। बिल्कुल धन्यवाद। पुलिस इस व्यवस्था में सबसे निर्णायक पहलू है, क्योंकि पुलिस को अपना सत्सद विवेक का उपयोग करके ये निर्णय करना होता है। लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस विवेक के बजाय अर्थ कारण पर ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम करती है, या किसी जिस लड़की के पक्ष की तरफ से कोई प्रभावी नेता, अफसर या कोई समाज का प्रभावी घटक कॉल करता है तो उससे प्रभावित होती है। विवेक से ज़्यादा वो पैसा, संबंध और दबाव से प्रभावित होती है। इसलिए उन्होंने जो निर्णय करना चाहिए वो ना हो के वहाँ पर ही सबसे बड़ी गलती होती है। कॉलर। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। वाराणसी से अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ। चाहे दहेज कानून के दुरुपयोग की बात करें हम या फिर किसी और कानून की, उसमें निष्पक्षता तो ना के बराबर ही दिखती है। वैसे भी फैसलों का बोलबाला तो सिर्फ पैसों के दम पर होता है, चाहे वो इंसाफ का ही मंदिर क्यों ना हो। धन्यवाद। वही मैं कह रहा था इस कॉल के पहले भी कि पैसे का परिणाम सबसे ज्यादा है। पैसे के लिए केस हुई है और पैसे मांगकर उसको खत्म किया जा रहा है। एक पैसा मांग रहा है और उसके खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति भी पैसे मांग रहा है, और इन दोनों विवादों में तीसरा पक्ष जो पुलिस है वो भी पैसे मांग रहा है, उस पुलिस के साथ जो वकील है वो भी पैसे मांग रहा है, और कानून व्यवस्था यहाँ पर पैसे खर्च करने की ही है। ऐसे में ये कहाँ का न्याय हुआ? दो संबंधों के बीच इस प्रकार की ट्रीटमेंट, दो ऐसे लोग जो कि जिन्होंने दो शरीर एक मन होना चाहिए, एक रूप होना चाहिए, अर्धांगिनी के तौर पर जीना चाहिए, ऐसे लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होकर समाज में कैसा ये जहर फैला रहे हैं, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। हम आपके सामने परिणाम भी दिखाते हैं कि क्या परिणाम होंगे। देखिए। बेगुनाहों पर अत्याचार। दहेज कानून के दुरुपयोग से बेगुनाहों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। इस कानून के तहत अब तक करीब 1.5 लाख से ज्यादा औरतों को झूठे आरोपों में फंसाया जा चुका है। हर 21 मिनट बाद किसी निर्दोष महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। समाज में असंतोष। सामाजिक तौर पर यह कानून दहशत का पर्याय बन चुका है। इसके दुरुपयोग के बढ़ते आंकड़ों के कारण समाज में भी असंतोष की भावना बढ़ती जा रही है। कानून के प्रति असम्मान। दहेज कानून के दुरुपयोग की एक बड़ी वजह कानून के प्रति असम्मान का भाव भी है। इस कानून का झूठा इस्तेमाल करने वाली महिलाएं ये नहीं समझ पाती हैं कि इससे वे भी गंभीर अपराध कर रही हैं। हर छोटे बड़े विवाद में दहेज कानून लगाने से इसकी मूल भावना भी कमजोर हो रही है। असली पीड़ितों पर शक। ऐसा नहीं है कि समाज से दहेज जैसा महादानव खत्म हो चुका है, लेकिन दहेज के बढ़ते झूठे मामलों के कारण असली पीड़ित महिलाओं को भी शक की नजर से देखा जाता है। प्रतिष्ठा को आघात। जब किसी परिवार पर दहेज का केस बनता है तो पुलिस परिवार के कई सदस्यों को जेल भेज देती है। इसमें कई बार स्कूल कॉलेज जाने वाले देवर और ननद भी होते हैं। इससे न केवल उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है, बल्कि पूरे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात लगता है। जैसे कि परिणाम ने बताया गया कि स्कूल कॉलेज जाने वाले घर के अन्य सदस्य भी होते हैं। कुछ केसेस तो ऐसी सामने आई है कि मानसिक प्रताड़ना के नाम पर कनाडा में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली ननद को भी इसमें घसीटा गया या देवर को घसीटा गया, जिनका दूर दूर तक प्रत्यक्ष रूप से इस घटना से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो भी प्रताड़ित हुए। केवल प्रताड़ित इतने ही नहीं हुए बल्कि अपने जीवन से भी उड़ गए। कई लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, कई लोग डिप्रेशन में चले गए, और कई लोगों के रिश्ते इतने खराब हो गए कि उसको 7 जन्म की दुश्मनी कहा जाए। अगले कॉलर। जय हिंद। दयावन कुमार से बोल रहा हूँ पुणे से। बोलिए। सबसे पहले तो सर इसमें कैसा है कि जो भी ये कानून बना हुआ है, जो निर्दोषों को सजा होती है, उससे पहले उनकी सबसे पहले जांच करनी चाहिए उनकी। अगर वो दोषी पाए गए तो ही उनको नहीं का जेल वगैरह होना चाहिए। इससे थोड़ा ये कम हो जाएगा। और दूसरी बात क्या, मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ, कुमावत समाज का, तो हमारे में दहेज की पर्चा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पंचायती राज ज्यादा चलता है, तो दहेज का बिल्कुल नहीं है वहाँ पे कानून ये। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ये, मगर ये पूरा भारत में ऐसा रहना ही चाहिए, तो थोड़े कम हो जाएंगे। जय। धन्यवाद।
जिनमें जिन समाजों में या जिन वर्गों में ये स्थिति नहीं है उससे तो बेटर कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन जहां है वहां का उपाय क्या? अगले कॉलर। हेलो, जय हिंद। जी सर, मैं नवीन बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। बोलिए सर, मुझे 5-6 छोटे छोटे पॉइंट्स बताने हैं इसके ऊपर। बिल्कुल बताइए। जो पहला तो आपने कहा जो कि 2% यानी सही केस होते हैं, 98% फर्जी होते हैं। तो सर इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी जो आईपीसी है उसका मूल सिद्धांत एक ये है कि भले ही 100 लोग दोषी छूट जाए मगर कोई निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये मूल सिद्धांत है तो सर तो 98% अगर फर्जी है तो इसको तो मतलब बहुत पहले ही रोक देना चाहिए था करके, क्योंकि इस मूल सिद्धांत के खिलाफ है। बिल्कुल। पहला। दूसरा चीज ये सर कि जो एक हमारे यहाँ जो विवाह होता था वो विश्वास के भय के ऊपर होता था, जबकि ये जो कानून, सख्त कानून जब लाए जाते हैं तो इसमें विश्वास नहीं, इसका बदला एक भय ले लेता है कि हमेशा एक डर में रहता है आदमी की कि कहीं परिवार टूट न जाए, कहीं कुछ न हो जाए करके। तो डर के आधार पर कभी भी परिवार चल नहीं सकता करके। दूसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट ये है कि इस तरह के अगर कड़े कानून जैसे अमेरिका में भी लाए गए थे तो उसका असर एक ये होता है, वहाँ पे जो फ्री सेक्स का, अनैतिकता का कल्चर चलता है, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि यहाँ इतने ज्यादा कड़े कानून हो गए शादी को लेकर कि वहाँ का आदमी डरता है कि अगर वो विवाह कर लेता है तो कल को औरत कभी भी उसको पूरी संपत्ति हड़प सकती है, कुछ भी कर सकती है करके। तो ये जो अनैतिकता को जो जन्म देता था यही कड़े कानून, ये भी बंद होंगे करके। चौथा चीज ये है सर कि इससे जो ये दहेज लॉ यानी खत्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें अभी भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि झूठे केसेस के ऊपर कुछ ठोस कार्रवाई की जाए। बस थोड़ा सा ये है कि जो फर्जी केसेस में जो लोग पकड़ाते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी नरमी आ जाएगी कि तुरंत उनको पकड़ नहीं सकते, बस इससे ज्यादा कुछ इसमें हुआ नहीं है। तो मतलब दुरुपयोग तो इसका होते रहेगा। वाह, क्या नाम है आपका? जी सर, नवीन से, दिल्ली से बोल रहा हूँ सर मैं। वाह, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। कॉलर हो तो ऐसे होने चाहिए जो विचार करके, सोच समझ के, तर्कों के साथ ऐसे मुद्दे रखें जो कि हमारे रिसर्च को भी और 4 चांद लगाए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ राजीव सिंह बोल रहा हूँ सर। बोलिए। सर जय हिंद, मैं राजीव सिंह बोल रहा हूँ। हाँ हेलो। बोलते रहिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। सर हमें एक्चुअल में जिला गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूँ। और एक्चुअल क्या है कि हमारे पापा ने FIR कर रखा है अपना, ये पिछले मई 6 तारीख का है। और सर आज तक अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक्चुअल क्या है कि हमारा एक कोई रिश्तेदारी है और वो हमारे घर में 2 बजे रात को मिले थे। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है सर, इसीलिए हम आप फोन किए, क्योंकि हमारा कोई सहारा नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। चलिए, आप कार्यक्रम के बाद फोन करिए। एक इंडिविजुअल केस के लिए हम अलग से डील करेंगे, लेकिन हम एक सामुदायिक समस्या के तौर पर समाज के एक ऐसे कुरीति के खिलाफ, ऐसे चलन के खिलाफ, और उसको रोकने के लिए जो कानून भारत सरकार ने लाया उसके दुरुपयोग के खिलाफ भी बोलने की जरूरत आन पड़ी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ बोले। जय हिंद। बोलिए। सर मैं शाहपुर हरियाणा पंजाब से बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये भी आदमी को कोई सुनाई नहीं होता, उसके लिए थाने के अंदर बाहर रजिस्टर रखना चाहिए, उसमें कॉल दर्ज हो, उसकी तफ्तीश हो। तफ्तीश होने के बाद ही आम आदमी को डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी चलती है, इससे आदमी परेशान ही होते हैं। जो मौत हो जाती है उसका कौन जिम्मेवार है? ना कोई पुलिस वाला ना दूसरा, सुनाई किसी की होती नहीं है। तो दहेज के लिए जो सर्टिफिकेट हमें ब्याह का सर्टिफिकेट मिलता है उसकी भी बहुत दुर्वर्तन हो रही है। पहले नंबरदार सारों को, जब ब्याह होता है उसी समय रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए फ्री में। धन्यवाद। वैसे एक कानून वो लाया गया था जिसको डोमेस्टिक वायलेंस कानून एक्ट कहा जाता है, या जिसको हम घरेलू हिंसा कानून कहते हैं। वो लाया इसलिए गया था कि डायरेक्ट पुलिस ने एक्शन दहेज उत्पीड़न वाले कानून पर नहीं लिया जाए। पहले फैमिली कोर्ट में इस डोमेस्टिक वायलेंस के तहत बात की जाए, आपसी सूझबूझ पर चर्चा हो, किसी मध्यस्थता का प्रयोग किया जाए, किसी NGO को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, डायरेक्ट प्रत्यक्ष अधिकारी या उस विषय के जज ही दोनों पक्षों से समक्ष बात करे, उसके बाद फिर इस कानून तक पहुंचे। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से नहीं होता। रिश्ते इतने जल्दी, इतने गहराई में खराब होते हैं कि लोग इन रास्तों को अपनाने के बजाय सीधे
तोड़ने पर जाते हैं और तोड़ने पर नहीं, बदला लेने पर जाते हैं, और बदला भी ऐसा जो सातों जन्म तक याद रखा जाए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? मैं नासिक से राव साहब पारदी बोल रहा हूँ। हाँ, पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज का जो प्रोग्राम दिखाता है सब हिंदू धर्म, उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। सर, अभी जो ये कानून बन रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इसका ज्यादातर करके गैर इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां इसका ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल करती है। क्योंकि ऐसे कानून है जिसमें जैसे ये पोस्को एक्ट जो बना है, इसमें अभी डायरेक्ट उन्होंने इसमें अगर आदमी अटक जाता है तो उसको बेल भी नहीं होती है। और ऐसे कानून में अटकते है कि फिर वो हमेशा जेल के पीछे रहता है आदमी, अगर उसके पास सबूत नहीं हो तो। बिल्कुल, अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो, जी हिंद सर। बोलिए। अनुसाव बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। हाँ सर, ये दहेज प्रथा कानून का पूरा दुरुपयोग हो रहा है सर, क्योंकि आजकल जो बहुएं आती है नई नई, वो अपने सास पर हुकूमत चलाती हैं, और क्योंकि उसको पता है कि अगर कुछ भी होगा तो मैं दहेज प्रथा का कानून लगा सकती हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब दहेज प्रथा का कोई ऐसा कड़वा कानून नहीं होना चाहिए, लेकिन दहेज प्रथा के विरुद्ध अगर होता है तो उसका सही इन्वेस्टिगेशन करके उसका होना चाहिए सर, हल निकालना चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, हरिओम। हम कानपुर से राकेश चंद्र गुप्ता बोल रहे हैं सर। हाँ, हमको हरिओम बोलते रहिए। हाँ, दहेज प्रथा के विषय में हमको बोलना है। हम भी दहेज प्रथा के सताए हुए व्यक्ति थे किसी समय। हरिओम, हम आसाराम बापू से गुरु मंत्र लेने के बाद हमारा घर परिवार सुधर गया, और वो इसी तरीके से जैसे दहेज प्रथा है और हरिजन एक्ट है और ये आपका पास्को जो यौन शोषण बना हुआ है जिसमें हमारे बापूजी को बताया हुआ है, इन सभी कानूनों में संशोधन होना चाहिए। अगर इन कानूनों में संशोधन नहीं हुआ, और दूसरी चीज, अगर संशोधन होने के अलावा जो लोग आरोप लगाते हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर जो व्यक्ति बेगुनाह साबित होता है। हमारा यही कहना है। हरिओम। धन्यवाद। हम आपको कुछ वीडियो मैसेज भी दिखाते हैं कि आखिर क्या लोगों ने संदेश दिए हैं, क्या कहना है लोगों की प्रतिक्रिया में, देख लीजिए। पहले जो लोग अपने फॉल्स केसेस रजिस्टर कर दिया करते थे, उसमें लोग अब डायरेक्टली जो भी कल्प्रिट्स हैं डायरेक्ट उन्हीं पे बातें आएंगी। इनसे थोड़ी तो सिचुएशन जो पहले वर्सेंड हो गई थी फॉल्स केसेस के लेकर के, नंबर ऑफ केसेस जो इंक्रीज़ कर गए थे, अब वो वैसा कुछ नहीं होगा। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी लोगों को और लोग फॉल्स केसेस से बच पाएंगे। जो रूल पास किया है गवर्नमेंट ने, ये बहुत बढ़िया है, ये यंग जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया है, एंड इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा, एंड जो लोग इनोसेंट पीपल हैं इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मैं इस रूल से मतलब सेटिस्फाइड हूँ कि गवर्नमेंट ने जो भी किया वो सही किया। जो लड़कियों का मतलब दहेज के ऊपर जो कानून उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निकाला पास किया है, वो बिल्कुल सही डिसीजन है। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लड़की उसका गलत मतलब फ़ायदा उठाती है, वो बात सही है। जो झूठा केस भी होता है वो सही बना दिया जाता है, और जो सही है वो झूठा बना दिया जाता है। जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। इससे जो जिस तरह से ये लोग जो इसका दुरुपयोग कर रही थी, जो स्त्रियां जो दुरुपयोग कर रही थी, उसका दुरुपयोग थोड़ा तो इसका रुकेगा, ये तो मुझे ऐसा लगता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए दहेज उत्पीड़न रोकने के लिए बने हुए कानून के द्वारा होने वाले उत्पीड़न के ऊपर। और खुद कोर्ट ने इस विषय पर कहा है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसे प्रताड़ित लोग कह रहे हैं कि यह आतंकवाद है, और कुछ कॉलर ने कहा है कि AK-47 से यह कम नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? बचे हुए समय में अपनी प्रतिक्रियाओं को दें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी भाई साहब बोलिए। हेलो। हाँ हमको ये कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने कानून जो बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो जांच होती है वो जो पुलिस का आईओ जांच करता है, वो चाहे कितना भी बढ़िया कानून बनाए लेकिन जांच तो वो विधायक के कहने से करता है। तो उसका फायदा क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का कोई भी कानून बनाने का, ये मुझे कहना है। बिल्कुल कि जो आईओ जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट की या माननीय सीजी से उससे जो है उसका ट्रांसफर पोस्टिंग हो, तभी कानून सही चलेगा। जब तक जो आईओ केस का है जो जांच करता है वो विधायक के कहने से अगर जांच करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। कानून का कोई औचित्य ही नहीं है अपने देश में। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही घटना है। एक ऐसी केस में मुझे जहां सत्य पता था कि लड़की पे अत्याचार नहीं हुआ है, बल्कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए पति को छोड़कर जा रही है, और जाने के लिए बहाने के तौर पर दहेज का झूठा आरोप एक अच्छे परिवार पर लगा रही है। तब एक सांसद ने उस लड़की के घर वालों के लिए वहां के पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। सत्ताधारी दल का सांसद होने के कारण उस पुलिस स्टेशन ने उस बात को गंभीरता से लिया, लेकिन झूठी लड़की की बात सच साबित हुई और एक अच्छे परिवार पर गाज गिरनी ही वाली थी कि लकीली मैं उस दिन उस शहर में था। उन्होंने जब मुझे सत्यता बताई और मैंने पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमको तो एक सांसद जी का फ़ोन आया है कि अब लड़की सच है या झूठ पता नहीं, लेकिन सांसद कह रहे सत्ताधारी दल के है, दबाव डाल रहे। मैंने फ़ोन किया, बताया मेरा सांसद भी परिचित थे। मैंने जब उनको कहा कि आप इसका सत्य जानते हैं, उन्होंने कहा ये तो पता नहीं, लेकिन लड़की के घर वाले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। ऐसे में अपने वोटर के लिए सत्य जाने बगैर केवल उनका हाँ में हाँ मिलाने के लिए, उनका फ़ायदा पहुंचाने के लिए और वोटों के लिए उस नेता ने वहाँ फ़ोन किया था, और उसके फ़ोन को गंभीरता से लेते हुए वहाँ के पुलिस स्टेशन ने सत्य देखे बगैर, विवेक का उपयोग करे बगैर उस दबाव में एक अच्छे परिवार पर एक्शन लेने का प्लान बनाया था। लकीली मैं पहुँच गया और वो परिवार बच गया, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर वही होता है जो कॉलर कह रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, राजीव सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ सर, हमें ये करना था, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी सर आपसे, लेकिन अभी पूरा कंफर्म हम बात नहीं कर पाए थे सर, और लाइन हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी। और सर हमें ये जानकारी लेना है कि सर कोई भी हमारे घर पे कोई अत्याचार या कोई बात होती है तो उसके लिए हम क्या करें सर, या हमें पुलिस पर या कोई कार्रवाई मतलब नहीं मिल पाती है। चलिए धन्यवाद। मैं बताऊं कि हम कोई कानूनी सलाह देने का कार्यक्रम नहीं चला रहे। हम एक सामाजिक समस्या पर जनमत लेते हैं, लोगों की राय लेते हैं, उस पर अवेयरनेस करते हैं। कानूनी सलाह के लिए तो आप वकील के पास ही जाइए, जो अच्छा हो। फी के लिए काम ना करता हूं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप 498A के बारे में बता रहे हैं, हाँ, तो इसमें जो है ये वकील और ये जो माँ बाप इनके पीड़ित होते हैं, माँ बाप ये केस को खींचते इतना है कि एक जिंदगी पूरी गुजर जाती है लड़के की। 30-35 साल तक मुकदमा चलता रहता है, किसी ना किसी की डेथ हो जाती है इसमें, और इसमें समाज को बहुत नुकसान होता है। और ये राजनीति और ये जो न्याय व्यवस्था है, इसकी गड़बड़ी की वजह से ये सब इसका दुष्परिणाम हो रहा है, और इसका फायदा इतना नहीं हो पा रहा है जितना इसका दुष्परिणाम हो रहा है। यही कोर्ट ने कहा है, और इसलिए जो अनुपात एनजीओ के आंकड़ों को कलेक्ट करने के निकला है कि 98% झूठे मामले हैं। इसमें जो वकीलों वाली बात है, ज़्यादातर वकील अच्छे हैं, लेकिन कुछ वकील सुपारी लेते हैं। उन लड़की वालों को कहते हैं कि आप केस ठोक दो, 1 रुपया हमको देना नहीं, लेकिन जो तोड़ पानी होगा, जहां पर बात जाकर पैसे की लेन देन की बनेगी, उसमें 50% हमारा, 50% तुम्हारा। घर, लड़की का घर उजड़ ही गया है, तुमने शादी पे इतना खर्चा किया था, ये किया था, उसकाते हैं और सुपारी लेते हैं कि हम उनसे वसूल कर कर रहेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संजीव तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ सर, इसमें जो दहेज एक्ट में है, इसमें बेकसूर माँ बाप को भी परेशान किया जा रहा है सर। बिल्कुल किया जा रहा है। इसमें सर पूरी तरह से परिवार को परेशान किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे और मासूम माता पिता को भी परेशान किया जा रहा है सर। इसमें संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल।
और धन्यवाद। आप तो केवल माता पिता की बात कर रहे, यहाँ पर ऐसे भी केसेस हैं जहाँ दादा दादी को भी नहीं छोड़ा गया, 75 साल के दादा को भी इसमें घसीटा गया, दादी को भी घसीटा गया, जिन्होंने भी कोई अन्याय नहीं किया था उनके नाम तक लिए गए। अगले कॉलर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, ये बहुत अच्छा स्वागत आपका जो कार्यक्रम है। मैं भट्टू मंडी हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। हाँ। और ये जो नियम कानून बनाया है बहुत अच्छा है जी। ये कानून स्वागत योग्य है और हम भुक्तभोगी है, इसका बहुत गलत दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल। इसका ये बहुत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा ये देवर, हम बीकानेर से बोल रहे हैं, राजस्थान से। हाँ। 13 जुलाई को शादी हुई थी मेरे देवर के लड़की की। वो साल भर में लड़की 20 दिन भी नहीं रही सास के पास और सारा दहेज हमने उसको दे दिया। उसकी लड़की की कुछ रिसीप्ट हमारे पास है और फिर भी वो उन्होंने FIR दर्ज की और गिरफ्तारी के लिए फिरते रहते हैं। वो हम बहुत परेशान है इस चीज से। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसे प्रत्यक्ष जो भुक्तभोगी है, जो इससे पीड़ित है, वो लोग ही कॉल करके अपनी बात को बता रहे। आप कल्पना करिए कि इसकी दहशत वास्तव में कितनी होगी। हम जरा उपाय भी नजर डालते हैं कि आखिर क्या उपाय हो सकते। पुलिस संवेदनशील बने। दहेज कानून में पुलिस की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। पुलिस को जांच के दौरान ही अंदाजा लग जाता है कि महिला के आरोपों में कितना दम है, लेकिन दहेज कानून के कड़े डर के कारण रिपोर्ट लिखते ही पुलिस सीधे ससुराल पक्ष के लोगों को जेल भेज देती है। अगर पुलिस संवेदनशीलता के साथ जांच करे तो बड़ी संख्या में झूठे मामले पहले ही पकड़े जा सकते हैं। झूठे मुकदमों पर कड़ी कार्रवाई हो। दहेज कानून का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं और उनके पक्ष के लोगों को भी जांच के दायरे में लाना बेहद जरूरी है। अगर कोर्ट में केस चलने के बाद मामला गलत पाया जाता है तो कोर्ट को झूठा मुकदमा लिखाने के लिए उल्टा कार्रवाई करनी चाहिए। सामाजिक चेतना जरूरी। दहेज के मामले में दोनों परिवारों का खासा नुकसान होता है। पीड़ित और आरोपी पक्ष दोनों की सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात लगता है, इसलिए सामाजिक चेतना बहुत जरूरी है। महिलाओं को समझाना होगा कि दहेज कानून उनकी रक्षा के लिए दिया गया है। अगर इसे वे खुद हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगी तो समाज का बड़ा नुकसान होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं ये कहना चाहता था जी, 304 का जैसे मुकदमा होता है तो उसमें जैसा कि दंड का प्रावधान लड़के के ऊपर होता है, इसी प्रकार से जो लोग अगर गलत तथ्य देते हैं तो लड़की वालों के लिए भी ये बात होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि एक कानून बना देने से कुछ नहीं होता, लेकिन समाज को चेतना भी चाहिए इसमें। और जो लोग पक्षकार होते हैं, पीड़ित पक्षकार जिन्हें दर्शाया जाता है, तो उन्हें भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए कोर्ट के अंदर। उसके बाद में उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई को जो है ट्रायल के रूप में पहले नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, आमतौर पर जब कार्रवाई हो जाती है तब वो ये पता लगता है कि ये लोग दोषी थे ही नहीं। अगर कोर्ट उनको पहले सुन ले और पुलिस कार्रवाई बाद में हो तो ऐसे में उनकी जो समाज में प्रतिष्ठा होती है उस पर आंच नहीं आती। ऐसे कई मामले हैं, 498 का भी है और उसका भी है 107-16 का। कई मामले ऐसे हैं जिसमें जो है इस तरीके की जो है केस देखने में आते हैं जिसमें कि सामाजिक प्रतिष्ठा को न देखते हुए भी झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं और बाद में पता होता है कि ये व्यक्ति तो ऐसा था ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी सलाह है इस कॉलर की कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन मामलों को समयबद्ध तरीके से फास्ट ट्रैक पर लाया जाए। तब तक अरेस्ट ना हो जब तक कोर्ट में ये साबित ना हो कि ये व्यक्ति दोषी थे। आखिर ऐसी व्यवस्था करने में क्या नुकसान है, इस पर भी जो हमारे कानून के विशेषज्ञ हैं उन्होंने सोचना चाहिए। आखिर केस चलने के पहले, दोष साबित होने के पहले जो मीडिया ट्रायल होता है, जो सोसाइटी ट्रायल होता है, जो समाज इसको एक प्रत्यक्ष रूप से आरोपी मान लेता है, उससे होने वाला नुकसान किसी भी पैसे से भरकर नहीं आता है। अगले कॉलर। जय हिंद। इस कानून का दुर्व्यवहार इतना दूर होता है तो जो पत्नी और उसका माँ बाप इतना प्रेशर बनाते हैं इसके कानून के तहत,
पति अपना आत्मविश्वास खो जाता है, कभी कभी घर छोड़ने पे भी मजबूर हो जाता है। ऐसा मेरा हुआ भी है कहना कई ये लोगों के है, साथ। जिसका दहेज देना भी पाप है, अपराध है, दहेज लेना भी अपराध है। तो दहेज देने वाला जो इसका व्यापार बना के बैठा है, उसका अगर उसका ताकत है, सेल्फ सफिशिएंट है, अगर आत्मनिर्भर है बीवी और उसका फैमिली अगर उसको सपोर्ट कर सकता है, उस केस में अगर कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, उसका जब दोनों का नहीं पट रहा, डाइवोर्स एक ही चीज है करके अगर निपटारा करे तो 90% का केसेस ऐसे ही निपटारा हो जाएगा। धन्यवाद। कार्यक्रम के आखिर में मैं यही कहूंगा कि थोड़ी देर पहले कुमावत कॉलर ने कहा था कि मैं कुमावत बिरादरी से आता हूं, राजस्थान में हमारे यहाँ पर पंचायत द्वारा ऐसे निर्णय किए जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर ना दहेज प्रथा है, ना उसके बाद भी संबंध तोड़ने पर ऐसी कोई कार्रवाई होती है। देश में ऐसे कई और भी बिरादरी है जिनके द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। हमारे यहाँ पर पुरानी ये व्यवस्था निश्चित तौर पर अच्छी थी। अभी भी समाज के कुछ हिस्सों में या जो बिरादरी के तौर पर अस्तित्व में नहीं है, ऐसे वर्गों द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक ऐसी संवेदनशील व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें ऐसी परिवार टूटने की स्थिति ही ना बने पहले तो, और अगर बनती भी है तो उस स्थिति को संभालने के लिए उनके गुरु, उनके परिवार या उनके रिश्तेदार में जो बड़े बुजुर्ग हैं या ऐसे समाज के प्रतिष्ठित लोग जो न्याय कर सके, किसी पर भी अन्याय ना हो, दोनों पक्षों को समझा सके, ऐसे बातों का प्रयोग भी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमने हमारी नई परिवार व्यवस्था इतनी न्यूक्लियर और छोटी बनाई है कि पति पत्नी शादी होते ही तुरंत, आज के नए लड़कियों का तो सबसे बड़ा टारगेट अगर कुछ होता है तो शादी होते ही कितने दिनों में, महीनों में भी नहीं, पहले तो सालों में सोचते थे, फिर महीनों में, और अब सोचते हैं कि कुछ महीनों में नहीं दिनों में पति को अपने माँ बाप से दूर किया जाए, दोनों एक साथ रहेंगे, एंजॉय करेंगे। ये जो भावना है ये समाज के उन बुजुर्गों से, उन मान्यवरों से, घर के बड़े लोगों से और अन्य सारी संस्थाओं से अपने आप को दूर तोड़ते हुए लेके जाते हैं, जो कि कभी उन दोनों के सहायक भविष्य में बन सकते हैं। लेकिन क्षणिक स्वार्थ के लिए ये उस व्यवस्था को चैलेंज नहीं, नकारते हैं जो व्यवस्था इनके फायदे की भी साबित हो सकती है। कानून के साथ केवल सफ़ेद कागज पर छपे हुए काले कानून ही काम के नहीं हैं, हमारे समाज की व्यवस्था और उसके गुण भी इसमें उपयोग में लाने की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि ना कोई दहेज मांगेगा, ना दहेज मांगने वाले ना मांगने के बावजूद भी कार्रवाई का बलि होंगे। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से हम समाज में कुछ जागृति, चिंतन या चर्चा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।